आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पर, जिसे कि जो है हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। तो यह एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा जो है हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने जो है इस मशीन को बनाया था उनका नाम था निकोल टेस्ला। और ये जो मशीन है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो यहां पर देखिए ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और यहां पर देखिए ये एक मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में जाकर के समा जाता है। तो यहां पर बीच में देखें तो हमें एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है इसमें एक रेक्टेंगुलर यहां पर कॉइल रख देते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक ही आपको फेरा दिख रहा है, पर यहां पर एक जो है सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसके ऊपर यहां पर जो है हम वायर को लपेट देते हैं। तो जब हम आयरन के कोर पर जो है इस वायर को लपेट देंगे तो क्या होगा, वो जो आयरन का कोर होता है वो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसे बढ़ा देता है, जिससे यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है इसे जब हम यहां पर घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फिर जिससे कि यहां पर जो है जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो भी बढ़ जाता है। और हम इसे जो है हम कहते हैं ये है आर्मेचर। तो अब यहां पर ये और फिर यहां पर ये, इन्हें कहा जाता है ये है स्लिप रिंग्स। अगर आप देखें इस रेक्टेंगुलर कॉइल के इस सिरे को जो है यहां पर इस स्लिप रिंग से कनेक्ट किया गया है, जबकि वहीं पर ये वाला जो स्लिप रिंग है इससे यहां पर जो है इस वायर को कनेक्ट किया गया है। और अगर आप देखें तो यहां पर ये और ये है एक ब्रूस। ये ब्रूस जो है ये हमेशा इस स्लिप रिंग से जो है सटा हुआ रहता है। और यहां पर जो है हमने एक जोड़ दिया है यहां पर रेजिस्टेंस आर। तो यहां पर ये जो स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं ये क्या करते हैं कि ये भी यहां पर जो है इस कॉइल के साथ घूमते हैं, लेकिन यहां पर ये जो ब्रूस है ये नहीं घूमता है, ये हमेशा सटा रहता है। अगर हम यहां पर स्लिप रिंग्स नहीं लगाएंगे तो फिर जब हम इसे जो है रोटेट करेंगे तो होगा ये कि यहां पर ये जो दोनों वायर होंगे ये आपस में उलझ जाएंगे। तो इसलिए यहां पर जो है हम स्लिप रिंग्स लगाते हैं। तो यहां पर ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब चलिए देख लेते हैं कि यहां पर जो है करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो उसके लिए अगर मैं इस आर्मेचर को जो है कुछ ऐसे यहां पर रोटेट करता हूं तो देखिए क्या होगा। यहां पर ये जो आपको वायर दिख रहा है पिंक कलर का, ये यहां पर कुछ ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ ये मूव करेगा, जबकि वहीं पर ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये यहां पर जो है कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे ये रोटेट करेगा देखिए यहां पर जो इससे एसोसिएटेड ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमें पता है कि वहां पर जो है एक इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होता है। तो यहां पर इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा। तो वो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम सबसे पहले जो है इस वायर में जो है करंट के डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं, ये जो पिंक कलर का है उसमें। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड को जो है कुछ इस तरह से प्लेस करिए कि ताकि जो मिडिल फिंगर है, जो फोर फिंगर है और जो थंब है वो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे केस में आपका जो फोर फिंगर है उसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना है, और जो आपका थंब है उससे जिस डायरेक्शन में ये जो वायर है मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जो है आपको थंब को करना होगा। तो फिर जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो जिस डायरेक्शन में होगा वही करंट के डायरेक्शन को बताएगा। तो यहां पर क्लियर है कि जो करंट फ्लो करेगा वो करंट का डायरेक्शन यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, करंट यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप यहां पर जो है इस वायर में ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है इसमें अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो करंट होगा करंट यहां पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो फिर करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करते हुए यहां पर जो है करंट ऐसे फ्लो करेगा, और फिर करंट यहां पर ऐसे, फिर यहां पर करंट ऐसे फ्लो करते हुए यहां पर ये
ऐसे फिर यहां पर ऐसे फ्लो करते हुए मिल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर करंट का फ्लो होता है। तो अभी ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस में जो है, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर आप जो है आधा रोटेट कर देते हैं, 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो उस केस में देखें क्या होगा। होगा ये कि यहां पर जो है आपको ये जो ब्लू कलर में वायर दिख रहा है ये ऐसे घूमते हुए इसके जगह पर आ जाएगा, और ये जो आपको पिंक कलर का वायर दिख रहा है ये घूमते हुए इसके जगह पर चला जाएगा। तो जब ऐसा हो गया तो देखिए यहां पर सिचुएशन कैसा बनता है। तो यहां पर हमने मान लिया कि हमने इसे आधा घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, तो यहां पर ये जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है वो यहां पर चला आएगा, और ये जो आपको पिंक कलर का वायर दिख रहा है वो अब मान लेते हैं वो यहां पर चला गया। तो अभी यहां पर ये जो आपको पिंक कलर का वायर दिख रहा है इसमें करंट यहां पर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये नीचे जाएगा, और यहां पर ये जो ब्लू कलर है इसमें करंट का डायरेक्शन यहां पर ये होगा। तो अभी आप ध्यान से देखें तो जब यही जो है ब्लू कलर का वायर यहां पर था तो करंट उस समय जो है यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचा वैसे ही करंट देखें अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और उसी तरह से ब्लू कलर के लिए देखें तो जब यहां पर था तो करंट यहां पर ऐसे फ्लो कर रहा था, और जैसे ही यहां पर आया वैसे ही करंट अब ऐसा फ्लो कर रहा है। करंट का यहां पर डायरेक्शन बदल गया है। तो यहां पर जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो आप ये पाएंगे कि अब इस रेजिस्टेंस से जो करंट का फ्लो होगा उसका डायरेक्शन यहां पर ये होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां पर करंट जो है डायरेक्शन अपना बदल लेता है आधे चक्कर के बाद। तो जब करंट जो है अपना डायरेक्शन बदल लेता है तो हम उसी करंट को जो है अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो एसी जनरेटर होता है ये हमें अल्टरनेटिंग करंट देता है। ये तो हो गया इसका वर्किंग। अब चलिए इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V, और इसमें जो है हमने यहां पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है जिसे कि जो है हम यहां पर कुछ ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो अभी मान लेते हैं कि जब टाइम जो है जीरो है, अभी जस्ट टाइम जो है यहां पर जीरो है, और हम मान रहे हैं कि ये जो है ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट किया जा रहा है। तो अभी जब टाइम जीरो है तो उस समय ये जो है ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दैट मीन जो एरिया वेक्टर होगा वो यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया यहां पर एरिया वेक्टर। तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब जीरो होगा एंगल तो हम कहते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये बराबर होता है B × A। अब मान लेते हैं कि t समय बाद जो है ये थीटा एंगल घूम गया। यहां पर ये एक कांस्टेंट जो है एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ओमेगा जो कि है, और t समय बाद हमने मान लिया कि अभी जो टाइम है वो है t। तो ऐसे केस में यहां पर जो है ये अब जो एरिया वेक्टर होगा वो यहां पर ये होगा। तो ये जो एंगल घूमा है ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये एंगल है यहां पर थीटा। तो ये जो थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इंटू यहां पर ये जो टाइम है ये। तो अभी देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है, सो मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन। तो अभी इनके बीच में ये एक एंगल बना हुआ है। तो इस समय यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस समय ये बराबर होगा यहां पर, ये बराबर हो जाएगा यहां पर BA कोसाइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। यहां पर हम सिर्फ एक फेरा कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहां पर n फेरा होगा तो यहां पर हमें जो है n से मल्टीप्लाई कर देना होगा, उसी तरह से यहां पर हमें भी n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये रहा अभी मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया है तो हम कहेंगे कि अभी जो है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो उसको हम पता करने के लिए यूज करते हैं जो है यहां पर फैराडेज सेकेंड लॉ। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये बराबर होगा, हमें पता है कि ये बराबर होता है -d∅dt के। तो हम फाई के जगह पर जो है इसे लिख सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो थीटा है इसके जगह पर जो है हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से ये बराबर हो जाएगा -d/dt
और फाई के जगह पर तो हम इसे लिखेंगे जो कि है यहां पर एन बी ए कॉस थीटा के। अब n जो है ये कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और ये जो एरिया है ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसे जो है यहां पर बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे आगे यहां पर ये बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए और फिर d बाई डी टी और यहां पर ये कॉस थीटा, थीटा के जगह पर हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं अभी ओमेगा टी। यहां पर आप जो है थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो अब यहां पर जो है हमें इसे जो है डिफरेंशिएट करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर ये बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए और इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यहां पर ये जो ओमेगा होगा ये। तो फिर इससे आगे यहां पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई ये बराबर हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहां पर ये हो गया एन बी ए ओमेगा और ये साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो अभी आप जो है यहां पर ध्यान से देखिए ये जो एन है बी है और ये जो ए है और ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये साइन का फंक्शन है। तो इसलिए हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ई है ये बराबर है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये टर्म इसी की जगह पर जो है हमने ई नॉट लिखा है। तो हमें पता है कि जो साइन ऑफ ओमेगा टी होता है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो ई नॉट है ये मैक्सिमम ईएमएफ को इंडिकेट कर रहा है। तो अब यहां पर ये जो करंट का फ्लो होता है ये भी हम पता कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो करंट होता है ये बराबर होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस होता है वो। तो ई के जगह पर जो है हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आर है ये। तो आप ध्यान से देखें ये जो ई नॉट डिवाइडेड बाय आर है ये तो एक कांस्टेंट होगा और ये किसके बराबर होता है, ये होता है यहां पर मैक्सिमम करंट के बराबर। तो हम मैक्सिमम करंट को जो है आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर ये जो करंट है आई ये बराबर हो जाएगा आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि ये जो करंट है ये जो इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा वो भी साइन का ही फंक्शन होगा। तो जब ये जो ईएमएफ है ये मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, जब ईएमएफ मिनिमम होगा तो करंट भी यहां पर मिनिमम होगा। अब यहां मैं आपको बता दूं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जो है मिनिमम होता है तो उस केस में ये जो ईएमएफ होता है ये मैक्सिमम होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है तो फिर उस केस में ये जो ईएमएफ होता है ये मिनिमम होता है। ऐसा क्यों होता है चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप फिगर में देखें तो ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहां पर रोटेट करने वाले हैं और जो हमें इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा उसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे और जो इसमें ईएमएफ हमें मिलेगा उसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे। तो मान लें कि यहां पर जो है ये कुछ ऐसे रोटेट किया जा रहा है और अभी इस समय अगर देखें तो जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब कि इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये होगा यहां पर 0। तो अगर ओमेगा टी 0 होता है तो उस केस में देखिए अगर आप यहां पर ओमेगा टी की जगह पर 0 रख देंगे तो फिर उसका वैल्यू 1 मिल जाएगा हमें। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो एनबीए के बराबर होगा। तो यहां पर आप देख लें ये मैग्नेटिक फ्लक्स है एनबीए के बराबर। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि जो हमें ग्राफ में मिला वो कुछ यहां पर इतना मिला। तो अभी इस समय जो ईएमएफ होगा वो देखें किसके बराबर होगा। तो एंगल क्या है, एंगल यहां पर 0 है। तो अगर आप यहां पर ओमेगा टी के जगह पर 0 रख देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0। क्यों, क्योंकि यहां पर देखें 0 पर साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर ये जो है ये 0 हो जाएगा।
जब जीरो होगा तो यहां पर ये जो ईएमएफ होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। आप यहां पर देख लेंगे जो ईएमएफ है वो जीरो के ही बराबर है। तो इसके लिए चलिए मान लेते हैं कि जो हमें पॉइंट मिला वो पॉइंट कुछ यहां पर मिलेगा, ये होगा जीरो के बराबर। सो यही पॉइंट जीरो को इंडिकेट करेगा। अभी हमने मान लिया कि इसे जो है रोटेट किया है और ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखें जो एरिया वेक्टर होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर अब नीचे की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है। तो क्लियर है कि इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा जो है ये 90 डिग्री हो गया, हमने इसे जो है 90 डिग्री रोटेट किया है। तो अभी देखें जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहां पर अगर आप 90 डिग्री रख देते हैं इस जगह पर ओमेगा टी के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर जीरो बन जाएगा। आप यहां पर देख लें जब थीटा 90 डिग्री है तो फिर उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये घटता जा रहा है, और 90 डिग्री जब हमने रोटेट किया तो यहां पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। इस समय चलिए देख लेते हैं कि जो ईएमएफ होगा इसमें वो किसके बराबर होगा। हमें ओमेगा टी की जगह पर 90 डिग्री रखना है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर आप देखें साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ऐसे केस में जो ईएमएफ होगा वो देख ले वो यहां पर इसके बराबर होगा। इसका मतलब यहां से ये क्लियर है कि जैसे जैसे घुमाया जा रहा था वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा था और जो ईएमएफ था वो बढ़ रहा था। जब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहां पर जीरो हो गया तो ईएमएफ जो है यहां पर ये मैक्सिमम हो गया। तो अब जो है हमने इसे जो है 90 डिग्री यहां पर जो है और रोटेट कर दिया। तो जब हम यहां पर 90 डिग्री और रोटेट कर देंगे तो अब देखें जो एरिया वेक्टर होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो है इस डायरेक्शन में है। तो क्लियर है कि इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर इस केस में ये जो थीटा होगा ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो जब थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तो उस केस में देखें यहां पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये है -NBA के बराबर, और जो ईएमएफ है वो देख ले वो जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में ये बढ़ेगा और ये बढ़ करके हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम, जो कि बराबर होगा यहां पर -NBA के बराबर। और जैसे जैसे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे यहां पर ये जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा था, वो घट रहा था। जैसे ही यहां पर एक बार फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर मैक्सिमम हो गया तो फिर ईएमएफ जो है यहां पर ये जीरो हो गया। अब इसी तरह से जब आप और रोटेट कर देंगे यहां पर एंगल जो होगा ये हो जाएगा यहां पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री आपने इसे जो है और 90 डिग्री यहां पर रोटेट कर दिया तो फिर आप ये पाएंगे कि अब जो है यहां पर जैसे जैसे रोटेट किया गया ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये घटता गया और ये कुछ देर बाद ये जीरो हो गया। और यहां पर ये जो ईएमएफ है वो आप देख लें जब 270 डिग्री है तो उस केस में ये -NBA के बराबर है, माफ कीजिएगा -NBA ओमेगा के बराबर है। तो यहां पर ये नेगेटिव है तो इसीलिए हम यहां पर इस डायरेक्शन में इसे प्लॉट करेंगे। सो यहां पर ये कुछ ऐसे हम प्लॉट करेंगे। तो फिर से यहां पर देखें जब 270 डिग्री पर फाई जो है ये जीरो हो गया तो फिर ये -NBA के बराबर हो गया। यहां पर फाई क्या है, ये जीरो है, और यहां पर इस समय ये जो है मैक्सिमम है ईएमएफ। अब यहां पर फिर से क्या होगा कि यहां पर ये कुछ ऐसे यहां पर ये बढ़ेगा और ये फिर से मैक्सिमम होगा, और यहां पर ये जो ईएमएफ है वो यहां पर कुछ ऐसे यहां पर ये घटेगा कुछ ऐसे, और फिर ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि ये जो ईएमएफ है एक बार इस डायरेक्शन में बन रहा है और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में बन रहा है। इसी से हम कह देंगे कि जो करंट का फ्लो होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का होगा। करंट एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फिर उसके बाद जो है 180 डिग्री के बाद जो है करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये जो एंगल है ये क्या है, ये है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बाद जो है ये अपना डायरेक्शन बदल लेता है करंट। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।